Welcome to Earthscope Academy. तो चलिए आज पृथ्वी के अलग अलग इकोसिस्टम्स की एक यात्रा पर चलते हैं। कभी सोचा है कि एक ही ग्रह पर कहीं घने जंगल हैं तो कहीं सूखे रेगिस्तान और कहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान लेकिन दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर जंगल में क्यों नहीं रहते? इसका जो जवाब है ना, वो हमारे प्लैनेट के बारे में एक बहुत बड़ा राज खोलता है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जलवायु यानी क्लाइमेट। जी हाँ, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो ये तय करती है कि कौन सा पौधा कहाँ उगेगा, कौन सा जानवर कहाँ जिंदा रहेगा। असल में ये पृथ्वी पर जीवन के हर एक पहलू को कंट्रोल करती है। तो ठीक है, क्लाइमेट के असर को गहराई से समझने से पहले हमें उस कैनवस को समझना होगा जिस पर यह सब होता है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति की। इसे आप हमारे ग्रह का हरा इंजन भी कह सकते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पेड़ पौधे हैं जो किसी भी जगह पर अपने आप बिना किसी इंसानी मदद के उगते हैं। मतलब ये कोई खेत या बगीचा नहीं है जिसे किसी ने लगाया हो। ये तो कुदरत का अपना डिजाइन है जो वहां के माहौल के हिसाब से खुद ब खुद तैयार होता है। और कहीं पर कैसी वनस्पति होगी, मतलब घनी होगी या हल्की, ये तीन मेन चीजों पर डिपेंड करता है: तापमान, नमी और ऊंचाई। बस इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ये तय कर देता है कि कहीं पर घना जंगल होगा, कहीं खुला मैदान या फिर कहीं बंजर जमीन। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं पृथ्वी के एकदम धड़कते हुए दिल से, यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर से। ये वो इलाका है जहां सूरज की रोशनी और नमी की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पृथ्वी का सबसे हरा भरा बायोम पनपता है। यहाँ हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। जानते हैं, ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। और इन्हें सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ साल भर इतनी बारिश होती है कि पेड़ों को अपनी पत्तियां गिराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ग्रह के लिए इन जंगलों की अहमियत इतनी ज्यादा कि इन्हें एक खास नाम दिया गया है, पृथ्वी के फेफड़े। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। सोचिए, ये जंगल बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए जहरीली है, उसे सोख लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सब जिंदा ही नहीं रह सकते। मतलब ये जंगल सचमुच हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़े एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। और इस एक जैसे गर्म और नम माहौल की वजह से यहाँ जिंदगी की इतनी वैरायटी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें एनाकोंडा जैसे विशाल जीव भी शामिल हैं जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माने जाते हैं। चलिए अब इक्वेटर से थोड़ा दूर चलते हैं, ऊंचे लैटिट्यूड्स की तरफ। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट एकदम से बदल जाता है। यहाँ अब साल भर लगातार बारिश नहीं होती और इसी वजह से एक नई चीज सामने आती है, मौसम यानी सीजन्स। और मौसम के इस बदलाव की वजह से दो तरह के जंगल बनते हैं। एक तो सदाबहार यानी एवरग्रीन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, और दूसरे होते हैं पर्णपाती यानी डेसिडुअस, जिनके पेड़ सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इस तरह के ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत और सेंट्रल अमेरिका जैसी जगहों पर खूब पाए जाते हैं। अच्छा, ये जंगल रेन फॉरेस्ट जितने घने नहीं होते और इसी वजह से ये बाघ, शेर और हाथी जैसे बड़े जानवरों के लिए एक बेहतरीन घर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें घूमने फिरने के लिए खुली जगह चाहिए होती है। अब हम अपनी यात्रा में उन इलाकों की तरफ बढ़ते हैं जहां पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों और जानवरों ने कुछ ऐसे कमाल के तरीके अपनाए हैं कि सुनकर हैरानी होती है। हमारी पहली मंजिल है मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ गर्मियाँ सूखी होती हैं और सर्दियाँ हल्की और नम। इस खासियत की वजह से इस इलाके को अक्सर दुनिया के फलों का बगीचा भी कहा जाता है। असल में यहाँ के पौधों ने सूखी गर्मियों में नमी बनाए रखने के लिए खुद को ढाल लिया है। उनकी छाल मोटी होती है, पत्तियां मोम जैसी चिकनी होती हैं, और इसी वजह से संतरे, जैतून और अंगूर जैसे रसीले फल यहाँ इतनी अच्छी तरह से उगते हैं। अब जैसे जैसे क्लाइमेट और भी ज्यादा सूखा होता जाता है, हम पहुंच जाते हैं रेगिस्तानी इलाकों में। यहाँ हमें मिलती हैं कांटेदार झाड़ियाँ
और एक मजे की बात बताऊं, ये जो कांटे होते हैं ना, ये असल में पत्तियां ही हैं। इन्होंने पानी का नुकसान कम करने और जानवरों से खुद को बचाने के लिए कांटों का रूप ले लिया है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, गर्मी से निकलकर सीधा पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों की ओर, जहां है विशाल उत्तरी जंगल और जमा हुआ टुंड्रा। यहाँ हमें मिलते हैं विशाल कोनिफरस फॉरेस्ट, जिन्हें रशिया में टाइगा कहते हैं। इन पेड़ों का जो कोन जैसा शेप होता है और सुई जैसी पत्तियां होती है ना, वो भारी बर्फबारी झेलने में इनकी मदद करती हैं। बर्फ इन पर टिकती नहीं, आसानी से फिसल जाती है, जिससे टहनियां टूटती नहीं है। कितना स्मार्ट डिजाइन। इन पेड़ों की लकड़ी, जिसे सॉफ्ट वुड कहते हैं, हमारे लिए बहुत काम की है। जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं, जो अखबार हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी और पैकिंग के बक्से, ये सब काफी हद तक इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं। अब अगर हम पोल्स की तरफ और भी आगे जाएं, तो क्लाइमेट इतना सख्त हो जाता है कि पेड़ भी वहां जिंदा नहीं रह पाते। यहीं पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है और हम बर्फीले टुंड्रा में दाखिल होते हैं। यहाँ वनस्पति के नाम पर बस काई, लाइकेन और बहुत छोटी छोटी झाड़ियां ही उग पाती हैं, वो भी बस कुछ समय की गर्मियों में। ये जमीन से चिपक कर उगती हैं ताकि बर्फीली हवाओं से बची रहें। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पोलर बेयर। याद है हमारा शुरुआती सवाल? इसकी मोटी खाल और घने बाल इसे इस जमा देने वाली ठंड से बचाते हैं। ये वो खासियतें हैं जो इसे यहाँ जिंदा रखती हैं। लेकिन यही खासियतें अगर इसे किसी गर्म जंगल में ले जाएं तो इसकी जान ले लेंगी। तो इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ है कि क्लाइमेट ही इस कुदरती दुनिया का आर्किटेक्ट है। इसी ने सब कुछ बनाया है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर क्लाइमेट बदलता है तो फिर क्या होगा?